तो देखिए आज हम बात करूंगा सबसे पहले इस रिसर्च के कुछ स्टेप्स के बारे में। और इन्हें आपको मुख्यतः रट जाना है, जैसे भी रटा सके आपसे। और इसका क्रम मतलब आप याद रखिए, मैं पूछूंगा अगली क्लास में, ऐसे मैं भी पूछूंगा, चिंता मत कीजिए। उसके बाद इसको याद कर लें आप। देखिए, हमने अब तक रिसर्च के बारे में जाना, रिसर्च क्या होती है। अब कुछ जो है उसकी जो गहराइयां हैं रिसर्च की, कुछ कुछ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले रिसर्च स्टेप्स की बात आती है ना, जो कैसे रिसर्च हम एक चरण तक पहुंचते हैं, शोध लिखना हम कैसे शुरू करते हैं, बड़ा प्रश्न तो ये रहता है। तो जो सबसे पहला काम है, हमको तो पहले समस्या ढूंढनी पड़ेगी कि भाई हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या हो। इस बात से कोई असहमत है? मतलब इसके पहले कुछ कर सकते हैं? किसी के मन में कोई दुविधा, कोई संदेह? आप चैट में लिख भी सकते हैं अगर आप ना बोल सके तो। सबसे पहले रिसर्च स्टेप में पहले समस्या खोजनी होती है। वो अलग बात है कि इसके पहले आपको नेट जीआरएफ निकालना होगा। सबसे पहले आपको समस्या खोजनी होगी कि समस्या क्या है। जब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मान लीजिए आप किसी भी एक बिंदु पर करना चाहते हैं, आप उस समस्या को खोजेंगे। जैसे मान लीजिए कि निराला का छायावान, निराला के निबंध लेखन पर शोधना हुआ, पहले समस्या आपकी वो होगी। फिर आप रिव्यू, उस जो लिटरेचर है उससे मिलती जुलती चीजें हैं उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे, परखेंगे कि इसमें क्या कैसे मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। फिर आप रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं। देखिए, हाइपोथेसिस क्या होती है उसका एक बता देता हूँ मैं। देखिए, आप जब जाते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरव्यू देने। इंटरव्यू मतलब जेआरएफ होने के बाद जब आप जाएंगे पीएचडी का इंटरव्यू देने, तो आपसे सिनॉप्सिस मांगी जाती है। ठीक है? तो सिनॉप्सिस जो मांगी जाती है, उसकी विशेषता क्या है पता है आपको? सिनॉप्सिस क्या होती है? सिनॉप्सिस होती है जब आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, आप उसमें क्रम लिखते हैं कि भाई इस पे हम क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये वो। नीचे एक होती है हाइपोथेसिस, जिसको कहते हैं। एक मिनट का समय दें मुझे।
सुविधा के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा इंटरनेट का पता नहीं क्या हुआ, अचानक से नो इंटरनेट हो गया जियो। तो अब मेरा जा रही है ना? हाँ, सही हो गया। नहीं नहीं, अरे माफी, जो क्या हुआ ना कि पता नहीं कि अचानक से जियो नो इंटरनेट हो गया उसके लिए। तो हाँ, तो हम लोग ये थे कि जो क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं उसके बाद हम लिटरेचर जो उससे मिलता जुलता जो विषय है उसके आसपास की चीजें हम लोग पढ़ते हैं। फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं, जब हम पीएचडी टाइम सिनॉप्सिस लेके जाते हैं, तो उसी में एक प्राक कल्पना, जिसको हाइपोथेसिस क्या होती है ना, कि आप किस पे करने वाले हो उसके बिंदु लिखने से, मान लीजिए कि हमको निराला पे करना है, अगर मान लीजिए, तो मैंने लिखा कि सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली प्रस्ताव भूमिका करके कि भाई इसमें क्या क्या है, पूरा हमारा पीएचडी बताएंगे। फिर हमने एक हेडिंग डाली कि निराला का जीवन, निराला की शिक्षा, निराला ये दृश्य में छायावाद, उसके बाद निबंधों की दुनिया करके। तो ये जो प्राक कल्पना होती है ना, जो हेडिंग्स होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस। जब आप शोध करने जाएंगे बीएचयू में, जब फॉर्म भरेंगे, तो आप सीख जाएंगे सिनॉप्सिस हाइपोथेसिस क्या क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग स्टडी डिजाइन देखते हैं कि क्या कहते हैं कि हमको किस डिजाइन से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे पीएचडी का मतलब उस संदर्भों के बारे में है कि आप स्टडी डिजाइन एक बनाते हैं, उसका सैंपल बनाते हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे होगा, ऊपरी ऊपरी रफ कहते हैं ना, रफ रूप में। और देखिए उसके बाद मेन आता है प्रश्न जो आपका बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। अच्छा, कोई एथिक्स का मुझे अर्थ पता है कि एथिक्स का हिंदी में अर्थ कोई किसी को पता है क्या? यहाँ पे एथिक्स होते क्या है, आपको पता होगा, यूपीएससी में भी एक एथिक्स करके लगा हुआ है। एथिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी? नैतिकता। हाँ, एथिक्स का मतलब नैतिकता ही होता है। अच्छा, नैतिकता क्या होता है? अ, जिनमें वैल्यू हो, अपना मूल्य हो, उन मतलब जो स्वीकार हो वही नैतिक होता है। जो क्या हो? मतलब स्वीकार। कोई सविकार तो गलत समझ जाएगा ना, सविकार विकार मतलब तो फिर आपकी समझ रहे हैं क्या होता है। ऐसा आचार या व्यवहार जो मतलब जिसको स्वीकार किया जाए कि हाँ, ये अच्छा है। अच्छा, हाँ, क्या देखिए, नैतिकता जो होती है वो है जो एक सील के अंदर आए। अब ये शील क्या है? अब आप पढ़ेंगे चिंतामणि में, शुक्ल समझाते हैं कि शील क्या है। ऐसे कार्य आप समझ लीजिए मुख्य रूप से जो किसी का दिल ना दुखाएं, और दिल दुखाने से अधिक इसका काम है कि जो अधिक से अधिक प्रोफेशनल, जिसको अंग्रेजी में प्रोफेशनल कहते हैं, तो कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म, आप कितना अधिक से अधिक चीजों को लेके ईमानदार हैं। आपकी नैतिकता आपकी ईमानदारी निर्धारित करती है। नैतिक होना मतलब है कि आप कितने ईमानदार हैं, वो कितना ईमानदारी जुड़ा हुआ है। अब देखिए क्या होता है ना, कई लोग शोध करते हैं तो जब डाटा कलेक्ट करते हैं, खासकर डाटा किस प्रकार का डाटा, से मान लीजिए डाटा कलेक्ट करते हैं, आपको निराला पे ही शोध करना हो, मैं एक कवि को पकड़ चुका हूँ तो वो अंत तक उन्हीं के साथ चलूंगा। तो आप ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई उनका जन्म ये हुआ था, मरण या मतलब निधन उनका यहाँ हुआ, उन्होंने यहाँ से शोध किया, ये किया वो किया। अब क्या है कि यहाँ पे ना, आप जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी वेबसाइट से, किसी एक माध्यम से, तो आप अंत में जब आप हाइपोथेसिस बनाएंगे ना, तो अंत में एक हेडिंग डालनी होती है संदर्भ। ऐसा लोग नहीं डालते हैं कि संदर्भ ग्रंथ मतलब जिससे आपने लिया हो। जैसे मान लीजिए मैंने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से लिया हो, मुझे नीचे लिखना पड़ेगा कि फला चीज मैंने डाटा अंडरलाइन करके वन होगा। आप सिनॉप्सिस वेब नहीं बना रहे हैं, जो बनाएंगे आप देखिएगा, नीचे लिखना पड़ता है कि ये चीज मैंने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ली है, या मैंने कोई लड़का शोध किया था उसके शोध से मैंने ये चीज निकाली है। तो ये चीज बताना एथिकल, इसलिए कई लोग छुपा ले जाते हैं। क्यों? क्रेडिट खाने के लिए, भाई मैंने अपनी मेहनत से खोजा है। तो आप लोग बताइए क्या है, छुपाना सही है गलत है डाटा, कि आप कहाँ कहाँ से किस सूत्रों से ले रहे हैं? क्या कहते हैं, सही है गलत? गलत है। हम्म, गलत है। और वंदना जी क्या लगता है, डाटा छुपाना सही है गलत है? गलत ही रहेगा ये तो। हाँ, क्योंकि देखिए, जो जिसको श्रेय मिलना चाहिए उस चीज का, जब उससे दूर है तो फिर क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए मैं जिंदगी भर मार मार के मैंने किसी पे शोध किया, और कल को मान लीजिए आप में से किसी ने कर दिया कि भाई नहीं,
ये जो है हम इस पे शोध करते हैं, उसको हम बताएंगे नहीं हमको कहाँ से मिला है। तो कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो नैतिकता के खिलाफ है, क्योंकि जो आप जिसने आपको ये दिया है खोज के, आप उसका नाम नहीं बता रहे हैं। एक ये होता है कलेक्टिंग डाटा, डाटा कलेक्ट करते टाइम। अगला होता है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, ये भी एथिक्स के अंडर आता है। प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग डाटा ये है ना कि जब आप उस जो आपको डाटा मिलता है, जब आप उसका विश्लेषण करने लगते हैं, ठीक है, विश्लेषण करते हैं, आगे लिखने का सोचते हैं, तो पता है कई बार क्या होता है ना, कुछ डाटा हमको लगते हैं गलत है, पर हम अपनी कामचोरी कहें उसे, या कुछ करने से भागने का वो कहें, कामचोरी कह सकते हैं, कि हम उसको ऐसे जस का तस छोड़ देते हैं। जैसे तो ये कई इतिहासकार, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता होगा, आप उनका इतिहास जब पढ़ते हैं तो इतनी ज्यादा डेटें गलत मिलती हैं, इतनी तिथियां इतनी गलत होती, इतना आगे पीछे होती हैं, 20-20 साल का, 10-10 साल का फर्क आता है। इसका मतलब पता है क्या है, उन्होंने चीजों को एनालाइज नहीं किया जाता, विश्लेषण नहीं किया उस डाटा का। तो ये भी गलत है, क्योंकि लोगों के बीच एक गलत चीज जाती है। तो यहाँ क्या होता है, कामचोरी होती है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया, आपको उसमें कुछ गलतियां दिख रही हैं, फिर भी आप उसको सही से उसका विश्लेषण ना करके ऐसे ही दे दे रहे हैं, ठीक है, शोध के लिए। और अंतिम में है राइटिंग द रिपोर्ट। अंतिम में है कि भाई रिपोर्ट जब आप लिखने बैठो, खासकर अब तो ऐसा नहीं रह गया, अगर आप एक अक्षय, मैं अगर चाहूँ तो मैं आप लोगों से कहूंगा, जब शोध करना आप लोग किसी विषय पे, दिल से करना भाई, इधर उधर चीजें नहीं, क्योंकि देखिए अंतिम में जो शोध का वो है कि भाई रिपोर्ट जब लिखते हैं लोग ना, एथिक्स यहाँ इसलिए आता है, देखिए नीचे के 3 चीज में एथिक्स आता है, याद रखना, डाटा कलेक्ट करते टाइम, प्रोसेसिंग डाटा का जो है विश्लेषण करते समय, और रिपोर्ट लिखते टाइम। रिपोर्ट मतलब जो आप लिखना शुरू कर देते हैं, वो रिसर्च। फिर क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं ना, कि रिसर्च उन्होंने शुरू कर दिया लिखना, और कई चीजें ऐसी होती हैं जो मिसलीडिंग होती हैं, ठीक है, वो सही दायरे से नहीं होती, ना वो सही से बता रहे होते हैं कि हमने किस किताब से लिया है। तो वो लोग जो भी मन में आए इधर उधर करके लिख के चल गए कि भाई ठीक है। ऐसे आपको बताऊं, जब आप अपना पीएचडी सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे रखी हुई ढेर सारी थीसिस, देखिए उसमें आपको इतने काम मिलेंगे जो ऐसे ही कर दिए गए हैं, मतलब उसमें ना सही से पाठों का संयोजन है कि भाई किस क्रम से क्या है या कैसे भी। तो आपको इन सब चीजों से बचना होता है, यहाँ नैतिकता आती है। तो आप लोग याद रखना कि 3 जगह नैतिकता का काम लगता है, कलेक्टिंग डाटा, जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं। अगला है कि जब आप एनालाइज करते हैं डाटा को या प्रोसेसिंग होती है, एक राइटिंग रिपोर्ट। ये 3 याद रखना कि एथिक्स कहाँ कहाँ लगते हैं, ये अधिकतर प्रश्न आते रहते हैं इससे, खासकर एथिक्स से। बाकी क्रम क्या याद रखना है, सबसे पहले पहला स्टेप है कि पहले भाई समस्या तो मिले तब तो आप शोध करेंगे। अगला है कि आप उस जो लिटरेचर आपको साहित्य मिल रहा है उसका रिव्यू कीजिए, कि भाई क्या है इसमें, क्या नहीं है काम का, मतलब आसपास जो आपके, से मैंने कहा निराला ना, तो आप प्रसाद, माफ कीजिएगा, प्रसाद की का गलत था निबंधन, हाँ, प्रसाद हो गए, शुक्ल हो गए, नामवर, इन्होंने जो जो कहा है निराला, आप ढूंढिए, और आपको जो अच्छा अच्छा लगे उसको रखिए, लेकिन याद रखना कि उनको आपको डाट देना है कि भाई मैंने यहाँ चीजें ली हैं, ठीक है, जो नीचे करेक्टिंग डाटा है और ये राइटिंग रिपोर्ट है, आपको दोनों जगह देना पड़ेगा कि मैंने कहाँ कहाँ से ये चीजें ली हैं। अगला है कि आप रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं, सबसे पहले अब भाई जब मिल गया टॉपिक, तुमने आसपास कुछ ढूंढ लिया, तो अब हाइपोथेसिस पता है क्या होता है, हाइपोथेसिस सिनॉप्सिस के अंदर एक ढांचा होता है कि आप शोध कैसे करेंगे। आपको पता होगा कि सिनॉप्सिस आपको मुश्किल से 8 से 10 पन्ने का देना होता है, आप उसमें बस क्रम लगाते हैं और 2-3 पेज लिख देते हैं कि भाई मैं कैसे लिख रहा हूँ, मेरी लेखन शैली कैसी है। उससे ज्यादा हाइपोथेसिस कोई काम नहीं होता। जब आप हाइपोथेसिस शुरू मतलब वो कर देते हैं ना, फिर आप डिजाइन चूज करते हैं कि मैं किस तरह लिखूंगा, कैसा मेरा स्टडी डिजाइन कैसा रहेगा। तो सैंपल और स्टडी में ये है ना कि स्टडी होता है जब आप चीजों को चुनने जाते हैं, और सैंपल डिजाइन होता है कि आप एक डिजाइन को चुन चुके होते हैं, फिर आप उसका सैंपल देखते हैं कि मेरे वाले में कैसा लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आप अगर गद्य पे कर रहे हैं शोध, जो गद्य का शोध है उसमें जो हेडिंग्स आएंगी, जो उसके आप क्रम बनाएंगे ना, कि उसकी कथा वस्तु क्या है, ये वो अलग क्रम से। कविता में क्या है, कविता में तो सब होता नहीं है, कविता का अलग चलेगा। तो आपको खुद से स्टडी डिजाइन चुनना पड़ेगा, उसका एक सैंपल बनाना पड़ेगा, और फिर वहां से पीएचडी का मेन काम शुरू होता है कि आप डाटा कलेक्ट करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, और लास्ट में रिपोर्ट लिखेंगे। तो मैं क्या मानता हूँ कि अगर आप लोग इसको एक दिन में याद कर लेंगे पूरा 8 क्रम से, कि क्या क्रम है, कि नहीं हो पाएगा आपसे याद, क्या कहते हैं आप लोग? हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग बस 8 है यार, ऐसे भी याद कर लेना ना, मतलब कैसे कि भाई पहले प्रॉब्लम मिलनी चाहिए, फिर लिटरेचर रिव्यू करना है, फिर हाइपोथेसिस तैयार करना है, फिर
स्टडी डिजाइन चूज करना, फिर डिसाइड करना, सैंपल डिजाइन, ये कलेक्टिंग डाटा, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग डाटा, राइटिंग द रिपोर्ट। अच्छा, इससे क्या है ना कि प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं परीक्षाओं में, खासकर इससे क्रम पूछता है इनका कि क्रम क्या है। तो आप क्रम याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें किसी कोई समस्या है अब तक? देखिए, रिसर्च थोड़ा कठिन तो है और सबकी तुलना में, पर देखिए जो कठिन है वही करने योग्य है। तो सरल तो सब करते हैं, तो यही याद कर लीजिएगा। आगे चला जाए। हेलो। हाँ, हाँ, आगे चला जाए। ठीक है। तो देखिए हम्म, कुछ थ्योरीज हैं अभी जो बहुत खास तो नहीं है, पर जान लीजिए, क्या पता काम ही दे। देखिए, एक होती है पॉजिटिविज्म, एक होती है पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसे नाम सुना है क्या? शायद आपने पढ़ा होगा। हाँ, पॉ- क्या होता है पॉजिटिविज्म, क्या होता है? मुझे इसमें वो वीडियो देखे थे जो भेजे थे, तो हाँ, उसमें तो इतना ही उ उसके हिसाब से थोड़ा-सा वो बेसिक बात बताया, तो उसके बाद आगे उसमें डीप में ज़्यादा नहीं समझ पाए। वो हाँ, बता बताइए। रहे थे जैसे पॉजिटिविज़्म वो है जो पुरानी जब हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था और चीज़ें मतलब रिसर्च के प्रोसेस में नहीं चल रही थी, बस जो चीज़ें हो रही थी घटनाएँ उसको हम दैवीय प्रकोप या किसी अनजानी मतलब अदृश्य शक्ति का कारण हम मानते थे। हम्म, तो वो पोस्ट इस तरह की चीज़ें वो आई, तो हम लोग उसको पोस्टिविज़्म में रखते हैं और उसके बाद जब नॉलेज हुआ और ह्यूमन मानवीय जो विकास हुआ और फिर हम लोग रिसर्च के प्रोसेस में आए, तब जो है इस समय को हम वही पोस्ट बोलते हैं, पोस्टिविज़्म। हम बताएँ हाँ, बताओ, बताइए। मतलब जिसमें अनुभव और अवलोकन के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, हम्म, उसे प्रत्यक्षवाद कहते हैं और जिसमें लॉजिक और या कल्पना किया जाता है उसे उत्तर प्रत्यक्षवाद। हम्म। देखिए, आप दोनों सही बता। देखिए, पॉजिटिविज्म जो आता है, ठीक है, ये खोजों पर निर्भर करता है। ठीक है। मतलब कि जब आप देखिए पॉजिटिविज्म कब आता है, जब हम काफी पीछे थे। तो पीछे थे तो हमारा मेन मुद्दा था कि चीजों को हम पहले खोजें, तो चक्के की खोज होगी तब तो आप गाड़ी बनाएंगे। पहले पहले बिना चक्के गाड़ी में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम उसको खोजना था। और पता है इसका जो मुख्य थ्योरी जो आती है, जो अधिकतर आपके काम आएगी, याद रखना। तो लोग कहते हैं पॉजिटिविज्म वाले कि भाई किसी चीज को आप देख के या उसका मापन करके उस वस्तु को पूरी तरह जान सकते हैं, पूरी तरह समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किसी वस्तु को पूरी तरह जानना, तथा कथित पूरी तरह जानना संभव है कभी? आपको क्या विचार है? नहीं, पूरी तरीके से नहीं जाना जा सकता है। और वंदना पूजा, क्या लगता है? पूरी तरह से किसी वस्तु या व्यक्ति को जाना जा सकता है? क्या कहेंगे आप लोग? नहीं जाना जा सकता है। यदि पूरी तरीके से जाना जा सकता है, तो फिर उसमें रिसर्च की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। हाँ, बिल्कुल, वही तो मेन मुद्दा है। आपको शोध करना है, और यहाँ एक वही ये भी कही जाती है ना कि जो स्टडी ऑब्जेक्ट जो होता है, आप जिस पे कर रहे हो, इंडिपेंडेंट है, मतलब कि खैर इसका तो आपको बहुत काम नहीं पड़ेगा। ठीक है। आपको बस याद रखना है कि जो पॉजिटिविज्म है, ठीक है, उसमें ये है कि वो कहता है कि क्या कहता है कि आप ऑब्जर्वेशन, मतलब निगरानी, या क्या कहते हैं एक तरफ से ऑब्जर्वेशन, क्या कहते हैं यार? निगरानी ही कही है अभी के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा वो सब। अब अवलोकन। हाँ, अवलोकन, अवलोकन और मापन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं ना, चीजों को बेहतर से बेहतर पूरी तरीके से जान सकते हैं। हाँ, वंदना जी, आप क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वही अवलोकन बता रहे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो जो पॉजिटिविज्म कहता है कि आप किसी भी चीज को पूरी तरह जान सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपके मम्मी पापा हैं, तो कहते हैं कि आप भाई ऐसे अवलोकन करेंगे दिन भर क्या करते हैं, तो आप पूरी तरह उनको जान सकते हैं। ये पॉजिटिविज्म कहता है। ठीक है। अब क्या होता है, आता है हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म, मतलब उत्तर प्रत्यक्षवाद। ये इम्पेरिको इंडक्टिव पे काम करता है। आपने क्लास में इम्पेरिको इंडक्टिव क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वो पार्टिकुलर टू जनरल जाता है।
ठीक है। ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, इसमें एक पर्टिकुलर से लेके चीजें जनरलाइज होती हैं। ठीक है। मतलब कोई एक बात पहले एक व्यक्ति कहता है, फिर उससे धीरे धीरे वो सहमत होते हैं, एक बहुत बड़ा एक एक कहते हैं समुदाय बन जाता है। ठीक है। तो वही कहता है कि भाई ये पोस्ट पॉस्टिज्म क्या कहता है, थोड़ा दिमाग आता है तो कहते हैं कि भाई रियलिटी कैन नेवर बीन फुल्ली नोन। मतलब जो यथार्थ है ना, यथार्थ की बात हम बार बार करते हैं, यथार्थ क्या है, यथार्थ दिखाओ, यथार्थ दिखाओ। ये कभी भी पूरी तरीके से नहीं जा सकता यथार्थ क्या है। जैसे हम छायावाद की भले निंदा करते रहे कि उसमें कुछ था नहीं, प्रगतिवाद आता है जो यथार्थ की तरफ हमको ले चलता है। या प्रेमचंद हैं जो यथार्थ पे लिखते हैं, उनका दो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने जितना लिखा है, जितना हमको आर्टिकल समाचार पत्रों में इतिहास में मिलता है, क्या यथार्थ वही है कि उसके इतर भी कोई यथार्थ होगा? क्या लगता है आप लोगों को? वंदना पूजा अभिषेक, क्या लगता है? क्या यथार्थ वही जितना हम लोग ने अब तक पढ़ा है, कि उसके अलावा कुछ यथार्थ हो सकता है? नहीं, यथार्थ तो हुँ। उतना ही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अपने अनुभूति के स्तर पे जितना उन्होंने देखा, समझा, उनने वो चीज़ दिखाया। लेकिन हम हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूर्ण। 100% वही यथार्थ रहा होगा। हाँ, तो मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब क्या कहते हैं, चीजें बहुत ज्यादा मतलब एवरीथिंग काइंड परफेक्ट। मतलब अब देखिए, रियलिटी जो है, आप किसी चीज के यथार्थ किसी को जानना कभी पूरी तरह नहीं जान सकते। ये पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं, इस चीज को याद रखना। पॉजिटिविज्म कहता है कि आप अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट मतलब मापन के द्वारा सब चीज जान सकते हैं कि इतना लीटर दूध है, इतना लीटर पानी है, ये है वो है। लेकिन ये कहते हैं कि यार पानी में, दूध में भी तो पानी होगा कहीं ना कहीं। मतलब आप जो यथार्थ है उसको पूरी तरह नहीं जान सकते, क्योंकि दूध में जो दूध निकल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा पानी का रहता है जो तरल बनाए रखता है उसको। तो कभी भी यथार्थ को पूरी तरह आप नहीं जान सकते। और एक बात कहते हैं कि यार, एक इंटेक्टिव कहते हैं, हमारे सेंसेस हैं, ठीक है, जो आध्यात्मिकता इसको कहते हैं, या हमारा चैतन्य जो है, हमारा जो बौद्धिक विस्तार है, ठीक है, इसकी भी एक सीमा है। अब सीमा कैसे है मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, आप जब प्रकृति को देखते हैं, एक शुक्ल जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया इसका, चिंतामणि में कहते हैं, वो कविता क्या है आपके पाठ्यक्रम में होगी, जिन्होंने ना पढ़ा हो तो और पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि जो प्रकृति, कुछ लोग होते हैं जो प्रकृति से प्रेम करने जाते हैं पर उनके अंदर सत्व का भाव नहीं होता। सत्व मतलब होता है कि उसे तादात्म्य स्थापित करने वाला। सत्व का भाव ना होना मतलब क्या है ना, कि आपकी एक लिमिटेशन है कि आप प्रकृति के पास क्यों जाना चाहते हैं। आप जितने लोग हैं हम लोग के साथ, तो आप लोग प्रकृति के पास जाते हैं, कुछ लोग सुकून ढूंढने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही हरियाली अच्छी लगती है भाई इसलिए जाते हैं। पर आप उससे प्रेम नहीं करें, आपकी लिमिटेशन है ये। और जो सहृदय की कल्पना है नाटकों में और सब में, उसकी ये है कि आप उसमें पूरी तरह खो जाते हैं, मतलब आप उस लिमिट को पार कर जाते हैं। खैर वो बहुत मुश्किल है। तो इसका ये मुख्य कथन है कि भाई आप, पोस्ट परिश्रम क्या कहता है कि आपकी जो इंद्रियां है ना, उसकी भी एक क्षमता है। आप रात में, ऐसा नहीं है कि रात में भी एकदम बिल्ली की आंखों की तरह आपकी तेज आंखें देखते चलेंगे, अंधेरा रहेगा जाके कहीं गिर जाएंगे, नाला वाला में बह जाएंगे। ठीक है। तो आपकी एक क्षमता ये भी है इंद्रियों की। और इंद्रियों की क्षमता ये भी कि अगर नाले में आप बह गए, डूब के मर भी सकते हैं, क्योंकि कब तक आप कैसे रोके रहेंगे खुद को। तो कहते हैं कि इंद्रियों की अपनी एक क्षमता है, जो ये होता है ना, बहुत लोग, आपने बचपन से सुना होगा कि हमारा हमारे पास असीमित है, बुद्धि असीमित है, ये असीमित है, वो असीमित है। ऐसा नहीं है। सब कुछ सीमित है, पर इतना सीमित है कि हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है। आपको पता है कि आपकी बुद्धि या आपका जो विवेक है वो सीमित है, पर वो कहाँ तक सीमित है हम लोग कहीं उसका पहुंच नहीं पाते। हम लोग कहते हैं ब्रेन का केवल 1 से 2% यूज करते हैं या उससे भी कम। तो सीमा तो तब भी है उसकी। तो यही कहता है कि भाई हर चीज की सेंसेस की लिमिटेशंस है। आप देखिए, जो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म है, उसकी दो चीजें हैं। एक ये है कि जो पॉजिटिविज्म है क्वांटिटेटिव है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव। अच्छा, अब किसी को भी याद है तो बताए क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव हम लोग ने पढ़ा था, किसी को याद है कुछ? क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है? इसमें मात्राओं की मतलब गणना की जाए। हम्म, तो क्या हुआ, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव अच्छा होता है, क्वालिटेटिव अच्छा होता है? ये रिसर्च पे क्वां डिपेंड करता है किस उद्देश्य से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। नहीं, 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 ये आपसे एक चीज़ गलत हो जाएगा। क्वालिटेटिव होता है इम्पोर्टेंट। तो पूजा क्यों होता है क्वालिटेटिव अच्छा? क्वालिटेटिव में वो चीज़ें आती हैं जो भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़ी होती हैं और उसमें गुणों की बात होती है ज़्यादातर, आइडियाज़ होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। बट क्वांटिटेटिव में स्टैटिक्स, नंबर्स, वर्ड्स, ये ठीक सारी है। चीज़ें होते हैं यहाँ कुछ। तक ठीक है, पर हम एक तरफ आपको थोड़ा आपके प्राचीन इतिहास में ले चलना चाहेंगे। आदिकाल में हम लोगों ने आज से लगभग 100-150 साल पहले हम आपने सबने पढ़ा था कि भाई एक चीज होती है हाइपोथेटिको डिडक्टिव, होती है एम्पिरिको इंडक्टिव। ठीक है। तो अब देखिए जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं जितनी भी ना, वो किस में होते हैं? जनरलाइज फॉर्म में होते हैं। मतलब ये है कि पहले से वो जाती हैं कैसी डिडक्टिव, जो डिडक्टिव होती है। क्वांटिटेटिव कैसी होती हैं? क्वांटिटेटिव जो जनरल से पर्टिकुलर तक जाती हैं। मतलब पहले से कोई जनरलाइज चीज है, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई चाय में जो है नमक बहुत अच्छा लगता है। जनरलाइज स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट हो गया। जैसे मान लीजिए, छोड़िए, एक जनरलाइज स्टेटमेंट है ये कि चाय में जो है चीनी डालनी चाहिए। क्या हम नमक डाल सकते हैं? हमने प्रश्न पूछा और हमने डाल दिया आपके उसमें, एक सर्वे के लिए फेसबुक पे या कहीं भी। कौन हमको, क्योंकि स्टैटिक चाहिए तो हम डाल सकते हैं ना। तो उसमें से कितने लोग मजे के लिए इधर उधर कर देते हैं, कुछ लोग बिना पढ़े दे देते हैं। तो क्या लगता है, क्वांटिटेटिव डाटा आपके लिए बहुत यूजफुल है? क्या कहेंगे आप लोग? जो जनरल से जो पर्टिकुलर तरफ आ रहा है, जो जनरलाइज है, कितना सही है? आप लोग क्या मानते हैं? क्या मानना है, सही होता है वो? जो एक सार्वभौमिक चीज है वो आके फिर नंबर्स में आए कि भाई 1 लाख लोगों ने माना कि चाय में नमक डालना चाहिए, तो क्या वो सही हो जाएगा? क्या कहते हैं आप? नंबर वाला। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो जब डाटा कलेक्ट करेंगे कि इतने लोगों ने चाय में नमक डाला, तो ये कुछ लोगों के लिए होगा ना, तो ज़रूरी नहीं कि 100 लोगों ने ही डाला होगा। किसी हाँ, का तो बाद में मत बदल भी सकता है। हाँ, तो ये पर लेकिन जनरलाइज होता है ना, ये बहुत बड़ी संख्या होती है जनरलाइज में। लेकिन जब हम इंपेरिको इंडक्टिव की बात करते हैं, इंडक्टिव मेथड क्या होता है? हम पहले पूरा डिडक्शन, मतलब क्या होता है, जनरल से पर्टिकुलर। मतलब कोई स्टेटमेंट जो है वो सार्वभौम है, वो सार्वभौम से किसकी तरफ जाती है? विशेष की ओर जाती है। ठीक है, कि सब मानते हैं इसलिए मैं भी मानता हूँ। ठीक है, वो होता है कि आप सार्वभौम है। ठीक है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव क्या कहता है? जनरल से पर्टिकुलर जाता है ये। ठीक है। मतलब एक मत मान्य है और वो जाता है एक विशेष की तरफ। ये आपका होता है इंडक्टिव मेथड, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड। इसको ही कहते हैं, आप क्या कहते हैं इसको? क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांट जिसमें नंबर्स होते हैं, क्योंकि जनरल मतलब ढेर सारे लोग। ढेर सारे क्या है? नंबर है ना, ढेर सारे। है कि नहीं? तो क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव क्या कहता है? वो जो इंडक्ट आपका हमने पढ़ा इंडक्टिव मेथड, उसमें क्या है? वो पर्टिकुलर टू जनरल जाता है। मतलब वहां पहले एक लोग के पास जाएंगे, कहेंगे भाई चाय बनाओ। तो चाय बनाया, उसने पिया नमक डाल के। उसने कहा यार ये स्वाद में ये है, ये अच्छाई है, ये बुराई है। यहाँ पे अब आपको क्वालिटी मिल रही है, एक स्तर मिल रहा है, एक अच्छा, ये कहते हैं अच्छा स्तर मिल रहा है कि आप यथार्थ के बहुत करीब जा रहे हैं। तो ये क्या है? आप एक एक लोग से पूछेंगे, एक एक लोग से पूछेंगे, एक एक लोग से पूछेंगे, मतलब आपकी संख्या बहुत बड़ी नहीं होगी भाई, पहले से चीज कह दी गई। यहाँ पे आप बहुत विशेष लोगों के सामने जाके केस स्टडी, मतलब उनसे बात कर रहे हैं गंभीरता से। तो ये क्या चलता है? पर्टिकुलर टू जनरल। अब क्या लगता है कौन सा शोध अच्छा होगा? जिसमें केवल हम एक बड़े जनसमूह को लें और उसमें करवा दें रिसर्च, तब कि जब हम कुछ दो तीन विशेष को लेकर करें तब? कौन से इसके अंदर गुणा, किसके अंदर गुण ज्यादा होंगे? कौन ज्यादा अधिक से अधिक क्वालिटी देगा आपको? क्या लगता है आपको? फिर से बोलिए भैया। अरे मैं कह रहा था कि इन दोनों में से कौन सा रिसर्च आपको अधिक क्वालिटी देगा? किसमें से? अरे हाइपोथेटिको डिडक्टिव और एम्पिरिको इंडक्टिव में। इम्पेरिको इंडक्टिव मेथड जो है इसके द्वारा सही हाँ, होगा ये, क्योंकि ये क्वालिटी बेस्ड पे है। हाँ, तो ये याद रखना, जो क्वालिटी बेस्ड है, आप लोग ये भी याद रख लेना भाई।
कि एम्पिरिकल नेगेटिव क्वालिटेटिव, मान लो कल को यही पेपर में आ गया, फिर आप हमको घर ही आएंगे कि भाई हम नहीं देखे। ऐसा नहीं है। आप याद रखिएगा कि जो आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव है वो आपका क्वांटिटेटिव डाटा रखता है, और जो एम्पिरिकल डिडक्टिव क्वालिटेटिव है। ठीक है। उस आधार पे आप ये समझ जाइएगा कि जो पॉजिटिविज्म है जो क्वांटिटी की बात करता है वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव होगा, और जहाँ क्वालिटी की बात करता है पॉजिटिविज्म वो एम्पिरिकल डिडक्टिव होता है। ठीक है, आप ये चीज याद रखिएगा कि जहाँ क्वांटिटी होगी वहां पे डिडक्टिव, क्योंकि बड़ा संख्या है, और जहाँ पे क्वांटिटी में डिडक्टिव और क्वालिटी में इंडक्टिव। कितना याद रहेगा आप सबको, बताइए। नहीं याद हो पाएगा। हाँ। आवाजें धीमी होती जा रही हैं, क्या बात है। अच्छा, किसको किसको बताइए जिसको पूरा एकदम से समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है जीवन में, इस शोध का क्या चल रहा है। अरे कुछ कहने आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। अरे कितने लोग आंशिक रूप से समझ रहे हैं चीजों को, कि मतलब कुछ कुछ समझ में आया कुछ कुछ नहीं है। हम्म। देखिए, आंशिक रूप से समझने का मतलब ये है कि आप जो है ना अधिक उस पर दिमाग मत लगाइए। आप जितनी चीजें अभी ये जितना चीज समझ पा रहे हो समझ के आगे बढ़िए। ये आप तब पढ़ेंगे जब आप शोध करने जाएंगे, तब इसको अधिक गहराई से। बीएड में ये सब आता है, पर हम लोग वो सब बीएड हम लोग ने किया नहीं है, तो समस्या तो ये है। पर आप अभी के लिए रट जाइए कि भाई क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव में जो क्वांटिटेटिव रहेगा, एम्पिरिकल इंडक्टिव में क्वालिटेटिव डाटा रहेगा। पॉजिटिविज्म क्या है, जिसमें आप चीजों को ऑब्जर्वेशन के द्वारा, और क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा, और क्या बोली गया, ऑब्जर्वेशन और क्या कहते हैं मेजरमेंट के द्वारा, मापन के द्वारा पूरी तरह जान सकते हैं। पोस्ट प्रोसेसिज्म क्या कहता है कि आप जो सच्चाई है वो आप कभी पूरी तरह नहीं जान सकते। या बहुत पूछता है कि पोस्ट प्रोसेसिज्म तर्क, उसमें तर्क कथन पूछता है कि पोस्ट प्रोसेसिज्म कहता है कि हम सच को पूरी तरह जान सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसका स्टेटमेंट क्या है कि पोस्ट प्रोसेसिज्म क्या कहता है कि हम लोग सच को पूरी तरह नहीं जान सकते। ठीक। तो पूजा आप हमको बताइए कि क्या कहते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहते हैं, हम ट्रुथ को पूरी तरह जान सकते हैं कि नहीं। नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग की लिमिटेशंस हैं, तो हम्म। हम कितना भी सोचेंगे तो अपने स्तर पे ही सोच पाएँगे ना। हम्म। तो वो और हमारा जो संसार है, सार्वभौमिक चीज़ें बहुत अलग हैं। तो हम तो बहुत कम ही जान पाएँगे सारी चीज़ें। संसार, अच्छा संसार क्या होता है पूजा। संसार संसार जिसमें आप रहते हैं, संसार जो है यूनिवर्स का दूसरा रूप है, जिसमें लोग भी रहते हैं। देखिए, संसार मुख्य रूप से वह है जिससे आप घिरे हो। घिरे हो मतलब ये कि आप जैसे रोज आ जा रहे हैं विश्वविद्यालय, और तो आप जिससे घिरे हो, जिस जगह पे हो आपका एक संसार है। अच्छा, लोगों में भी सब आपके संसार में शामिल नहीं है। आपका जो संसार है उसमें जिसके उसको आप जानते हैं, जो आपके प्रिय हैं, वही आपके संसार में है। ये बड़ी चीज है, आप इसको जानिए। पोस्ट पॉजिटिविज्म में भी आता है, बाद में शुक्ल भी कहते हैं, अजैब द्विवेदी भी कहते हैं कि संसार बहुत छोटा होता है। हम लोग संसार बहुत विस्तृत कर देते हैं ना। विस्तृत तब कर पाएंगे जब हम अपने भाव स्तर पे बहुत बड़े हो जाएंगे। वरना जैसे आपके दो तीन सहेला सहेली होंगे सबके, जैसे हमारे हैं चार पांच सहेला सहेली, तो जो हमारे ये चार पांच का है ना, ये होता है एक संसार है अपना अलग। तो आप संसार का याद रखिएगा, इसमें जो सार्वभौमिकता हम कहते हैं ना बार बार क्वांटिटेटिव में कि जनरल टू पर्टिकुलर, यहाँ सार्वभौमिक हमारा संसार नहीं है। यहाँ सार्वभौमिक ये संसार है, ये मतलब बड़ी संख्या। ठीक है। आगे देखिए, हम लोग अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब तक हमने इधर उधर की बातें देख ली, अब हम लोग अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जानना चाहेंगे। अच्छा, आपको साफ दिखता है कि नहीं, ये बता दीजिए आप लोग। जो मैं नोट्स बताऊं उसमें आप साफ देख पाते हैं कि नहीं चीजों को। दिख रहा है। हाँ, तो आप इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा, बड़ा करके स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेंगे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो कहीं बेहतर आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि जब हम जब एक क्या कहते हैं, जब आपको पता होगा, जब हम लोग पढ़ते हैं नंबरिंग, उसमें मैथ्स में हम लोग जो देखते हैं ना, जब हम लोग क्या होता है चार्ट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है।
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो एक क्या कहते हैं बंटवारा जो होता है ना, जब अंकों का बंटवारा हो गया या वजनों का माप हो जाता है क्रम से, तो उसमें क्या होता है ना कि जो ये बंटवारा होता है उसका एक मापक होता है कि ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे मार्क्स का, ऐसे मान लीजिए कि मेरी इस कक्षा में जितने लोग हैं, मैं वजन की बात करूं, ठीक है, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, ऐसे। और मैं ये कहूँ कि एक लोग इसमें 40 किलो हैं, 60 किलो, 80 किलो, ठीक है। मान लीजिए एक लोग जो है वो 40 किलो हैं, ठीक है, दो लोग 60 किलो हैं और एक लोग जो है 80 किलो हैं, ठीक है। आपको आपने सब श्रेणी मतलब ये जो सारणी है आपने सबने बनाया होगा, किसने नहीं बनाया बताइए, सबने आपने सबने बनाया ना इसको कभी न कभी जीवन में। हाँ, ज्योग्राफी में भी था, मैथ्स में भी था। हाँ, मैथ्स में तो ज्योग्राफी में होता है, ठीक है। तो ये जो बंटवारा है ये किस प्रकार का है, इसमें एक चीज आती है ना कि इसमें आपको क्या समझना है कि एक ये बंटवारा होता है, जैसे मैंने बनाया ना घर टाइप का, इसको कहते हैं सेम शेप या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या इसी को हम लोग कहते हैं बेल कर्व, या इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिकल। इतने नाम है इसके। अच्छा, इसकी जरूरत क्या है? जरूरत ये है ना कि हम लोग प्रश्न देखते हैं एनडीआरएफ के, उसमें इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। अच्छा ये मान, हाँ क्या कह रही हैं आप? तो इसके आगे हम लोग और क्या कहते हैं और चीजों के बारे में बात करेंगे कि आगे ऊपर नीचे होने पे क्या होता है। तो अभी के लिए याद रखिएगा, जो ऐसा शेप हो जो एकदम सेम आकार का हो, मतलब जैसे त्रिभुजाकार आप कह सकते हैं इस श्रेणी में, कि भाई इधर भी उतना हो इधर भी उतना हो, ऊंचाई भी बराबर हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं सेम शेप। ये इसका सबसे फेमस नाम है बेल कर्व। आपने बहुत प्रश्न देखे होंगे बेल कर्व के नाम से। तो बेल कर्व कुछ नहीं है, जहां जो बंटवारा होता है वो क्या होता है, वो बराबर का होता है, ठीक है। उसको हम बेल कर्व, क्योंकि घंटी के आकार का ऐसे इन्होंने कहा कि भाई लगता है, पर ऐसा कुछ है वो नहीं। ऐसे को हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होता है। अच्छा, हम ये क्यों कह रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है ना कि क्या कहते हैं, क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है ना कि ये सामान्य बंटवारा ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से कहूँ, ठीक है, कि भाई एक काम करो, कक्षा में नंबरों का बंटवारा करो, ठीक, कौन कितना नंबर पाया है, कितना कैसे पाया, कितने बच्चे कितना नंबर पाए हैं। मान लीजिए आप कक्षा में 100 बच्चे हैं, तो अच्छा आप लोग बताइए खुद माइक मतलब ऑन करके कि क्या लगता है, 100 के 100 टॉप कर सकते हैं कभी, कि ऐसा चला जाए, ऐसे ऐसे चला जाए? क्या हो सकता है कि 100 के 100 टॉप कर जाएं? क्या उम्मीद है? कभी नहीं। हाँ, तो नॉर्मली जो होता है पेपर में ना, कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए ये 10 नंबर पाने, नहीं 10 नहीं, बहुत कम हो गया, इतना भी नहीं। मान लीजिए 50 नंबर पाने वाले हैं, 70 नंबर, 90 नंबर, ठीक है। तो यहाँ मैंने संख्या लिखी 1 2 3 4 5 तो ऐसे ही क्या होता है, मान लीजिए 10 बच्चे पाते हैं कम नंबर, ठीक है, 70 बच्चे पाते हैं। अब देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि कम नंबर पाने वाले कम होते हैं, फिर उससे ज्यादा नंबर पाने वाले जो 8 सीजीपीए के आसपास वाले ज्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो ज्यादा है 9 के ऊपर सीजीपीए पाने वाले कम हो जाते हैं। तो हमारा जो शेप बनता है ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसको हम बेल कर्व किस लिए कहते हैं कि भाई ये सबसे साधारण रूप है, सबसे सही रूप है ये, जब बंटवारा होता है किसी चीज का, ठीक है, जब हम किसी चीज की सारणी बनाते हैं। अच्छा अगर ऐसा ना हो तब क्या होता है, बड़ा प्रश्न तो ये है। इसके लिए दो चीजें आती हैं पता है, एक आती है पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक आती है निगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। अब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड कर्व ज्यादा हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड कर्व ज्यादा हो जाना इसका मतलब क्या है? लेफ्ट साइड कर्व ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो मैंने अभी लिस्ट ये बनाई थी नंबरों की, कितना नंबर ये लोग पाते हैं, इसमें क्या है ना कि कम नंबर पाने वाले, ठीक है, कम नंबर पाने वाले अथाह हो गए। मतलब ये जो ये रहा क्या कहते हैं, मान लीजिए कितने लोग कितना पाते हैं, 100 बच्चे जो हैं वो पा रहे हैं 90 नंबर, एक 10 बचवा पा रहे हैं, वो लोग पा रहे हैं 50 नंबर, ठीक है, 10 बच्चे हैं। तो जब इस प्रकार की आकृति बनती है ना, मतलब जो आपका उभार होता है, एक तो मुझे लगता है मैंने बेल कर्व बना दिया,
जो आपका उसका उभार होता है ना, उभार जो होता है वो हो जाता है आपका जो बाईं तरफ ज्यादा रहता है। बाईं तरफ मतलब जब कम बच्चे ज्यादा नंबर पाए हों। ठीक है, ये मेरा मुझे बार बार पता नहीं क्यों बेल करो बन जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। एक मिनट आप देख लीजिएगा इसको। अरे ये रहा। हाँ, मतलब आपका जो क्या कहते हैं, ये मान लीजिए नंबर है, ठीक है, कि इतना इतना नंबर है, ये मान लीजिए बच्चे हैं, ठीक है। तो अब क्या है ना कि ये कम नंबर पाने वाले बहुत ज्यादा हो गए, ज्यादा नंबर वाले कम हो गए। इसी को हम पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब क्या है, यहाँ नंबर कम हो गए हैं और पेपर जो था वो हार्ड हो गया है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये लोग इतने ज्यादा क्या कहते हैं, इतना ज्यादा इनके अंदर दोगलापन है कि जब नंबर लोगों के ज्यादा हो गए हैं तो इसको लोग नंबर लोगों के कम हो गए हैं तो इसको लोग पॉजिटिव कह रहे हैं। आप लोगों में से किसी ने सोचा है इसको पॉजिटिव क्यों कहें? जब नंबर कम हो रहा है, पेपर हार्ड हो रहा है, तो इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस क्यों कहा जा रहा है? किसी ने कुछ सोचा है इसके बारे में? क्या कहेंगे आप लोग? अ, हाँ, कि मतलब बहुत कम बच्चों का तो सिलेक्शन तो होगा ही, उनका स्तर जो है पेपर बनाने का ये बढ़ जाएगा कि पेपर का स्तर बढ़ा है, हाँ, इसलिए ये उसको है। पॉजिटिव वे में लेंगे और अगले साल वो थोड़ा-सा लो कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप में से आप वंदना और जो हमारे विभाग से हैं अभिषेक, आप लोग अच्छा ये बताइए, आप लोग कि कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे मान लीजिए हिंदी विभाग में जो 227 बच्चे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें से 100 बच्चे जो है यहाँ पढ़ने के योग्य ही नहीं है? आपको लगा कभी? हाँ, हाँ, बहुत लगता है। इस बार तो बहुत लगा है मुझे। नहीं, हर बार हर बैच को लगता है। तो ये क्या है पता है, ये निगेटिव स्क्यूनेस मतलब उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या आपने इतना कर दिया, क्यों क्या हुआ, पेपर आपने आसान कर दिया, तो जो लोग वहां डिजर्व नहीं करते वो भी आ गए हैं। ठीक है, तो ये होता है अधिक सीट होने से और अधिक सरल पेपर होने से, इसलिए इसको पॉजिटिव कहा जाता है ना, कि हाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे सबसे उच्च क्वालिटी के मिलेंगे, मतलब जो टॉप किए हैं ना वो अपनी मेहनत से किए हैं, ऐसा नहीं कि भाई कि कैसे भी कर गए हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इसलिए कहा जाता है। इसमें आप याद रखना कि जो कर्व होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, आप लोग चित्र इसको बना लीजिएगा, भेज दीजिएगा मेरे पास, मैं देखता हूँ कौन कौन नहीं बनाया है। ठीक है, या ग्रुप में भेज दीजिए आप। ठीक है, ये कर्व लेफ्ट साइड होता है, इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। ठीक है, और क्या है, इसमें क्या होता है, नंबर कम आते हैं और पेपर हार्ड होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। ठीक है, और जो दूसरा नेगेटिव स्क्यूनेस ना, उसमें क्या होता है, यही चीज है, मैंने यहाँ लिखना मतलब लिखा ही नहीं मैंने। मान लीजिए 1 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, ऐसे ऐसे, और ये होता है कितने बच्चे, एक बच्चे, दो बच्चे, यहाँ 100 बच्चे। अब भाई 100 में से 90 तो टॉप कर गए हैं, इसका मतलब क्या है, नकारात्मक है ना, ये निगेटिव स्क्यूनेस है ये, मतलब कि नकारात्मक। यहाँ क्या हुआ है, नंबर बढ़ गए हैं और पेपर क्या हो गया है, आसान हो गया है। तो ये बताइए, जब आप लोग कल को शिक्षक बनेंगे, पेपर बनाने जाएंगे, तो आप किस प्रकार का चाहेंगे, मैं आपसे पूछूं, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहेंगे, मतलब कि एक सेम टाइप की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल कर्व चाहेंगे, या आप चाहेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस, या आप चाहेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस, आप किस प्रकार का पेपर बनाना ज्यादा पसंद करेंगे? आप लोग अपना जवाब दें। नॉर्मल स्क्यूनेस, नॉर्मल, मेरा नॉर्मल है। और वंदना, अभिषेक, क्या माहौल, कैसा चाहिए, सामान्य पेपर सबके लिए कि कठिन हो, सरल हो, कैसा चाहिए पेपर? तो सामान्य जो सबसे बेहतर माना जाता है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन टॉप भी लोग करते हैं, कम नंबर भी लोग पाते हैं, तो वो अधिक उचित होता है। ठीक है, हमको लग रहा है कि चीजें आपको ये वाली चीज तो बहुत ऊपर से गई होगी, स्क्यूनेस वाली। किसको उसको बताइए, हाइड रच जिसको बिल्कुल ना समझ में आया वो चीज, ये क्या था। अभिषेक जी को, अभिषेक जी एक बार इसको पता है, एक बार अपने मन से एक बार पता है, ये चीजें पता है क्या है, खुद से विचार करने के, मतलब ये आप सोचिए खुद बैठ के कि कैसा पेपर ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें लोग कम नंबर पाएं, बहुत हार्ड कर दिए इससे बच्चे पूरे नकारात्मक हो जाएं, उनको खुद से विश्वास चला जाए, इतना कर दें पेपर कि वो आत्म अति विश्वासी हो जाए कि भाई हम टॉप कर देंगे हर पेपर में। तो ये विचार का मुद्दा है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आज मुझे एक चीज और पढ़ानी है, उसमें कर्टोसिस है। ठीक है, अब देखिए कर्टसिस जो है ना, वो आपको रटने वाली चीज है। कर्टसिस क्या होती है कि जो कर्व बनता है ना, क्या होता है कि अगर कम नंबर वाले ज्यादा हैं, जो ऐसा कर्व नीचे वाला बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लेटी कर्टिक।
उसके बाद जो मीडियम वाला बनता है, ठीक है, ओके ओके, वो होता है मेसोकार्टिक। तो ज्यादा नंबर वाला बनता है, उसको हम लोग कहते हैं लेप्टोकार्टिक। ठीक है, जिसको कहते हैं कि ज्यादा नंबर है। तो आप इसको समझिए और उसके बाद नाम याद कर लीजिए कैसे कैसे क्या। मान लीजिए कल से आपसे पूछ लिया कि भाई नंबर जो है कम आया, तो किस प्रकार का कर्व बनेगा। या प्लेटिक कर्टिक है तो नंबर कितना रहेगा, कम रहेगा ज्यादा रहेगा। अच्छा, कम नंबर मतलब क्या समझते हैं? कम नंबर मतलब पेपर हार्ड होगा कि इजी होगा, ये बताइए। पूजा क्या हार्ड होगा? होगा। पेपर हार्ड होगा तो कौन सा हार्ड स्क्यूनेस, पेपर। कौन सा कम स्क्यूनेस होगा? नंबर आएगा। कौन सा स्क्यूनेस होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो और जब इसमें ओके, केंद्र में जो बना रहा है पेपर वो है, इसीलिए वो उसको पॉजिटिव बना दिया है। हाँ अच्छा, आप बताइए अब जो मेसोकार्टिक है पूजा, तो मेसोकार्टिक जो ओके ओके है वो कौन सा है, कौन सा स्क्यूनेस है उसमें? वो नॉर्मल है, नहीं हाँ नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल वो नॉर्मल नॉर्मल है। क्योंकि नॉर्मल रहेगा तभी तो एक ओके ओके है ना, कि भाई दोनों है। और नॉर्मल स्क्यूनेस नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप सब बोलिए। स्क्यूनेस क्या होता है? दाएं बाएं वाला होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये है कि और क्या है? और हाँ, अगर नंबर ज्यादा है इसको लेप्टोकर्टिक कहते हैं। उसमें क्या कहेंगे आप लोग, क्या होता है? पेपर आसान होता है कठिन होता है जब ज्यादा नंबर आता है अधिक लोगों से? क्या कहेंगे पूजा? आसान पेपर होता है। पर हाँ। आसान होता है। हाँ, तो ये समझ में आया आप सबको ये सब चीजें कि क्या होता है? कार्टोसिस क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है, निगेटिव स्क्यूनेस? देखिए, अगर ना समझ में आओ ना तो एक बार पूछ लीजिए मुझसे। क्या समस्या है, पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। पूजा, आपको कोई समस्या है इसमें? वंदना, अभिषेक? चलिए, मतलब ना का मतलब मैं हाँ समझा। एक मिनट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे ये है कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, ये शब्द आपको याद रखने हैं। कभी मान लीजिए आ जाए तो फिर आप लोग रोना गाना ना शुरू करें, इसलिए शब्द आपको याद रखने हैं। शब्द इसमें से अधिकतर की मैं बात कर चुका हूँ, चाहे वेरिएबल हो चाहे कहते हैं एक्सट्रीमस वेरिएबल हो। पर एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए, जो आपका ये होता है, क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? जो मध्य का होता है, मतलब किसी डाटा के बीच का पॉइंट। मतलब अगर मैं कहूँ कि 10 से 100 तक का, तो आप लोग बताइए 10 से 100 के बीच का पॉइंट क्या होगा? नहीं, 0 100 के बीच का पॉइंट क्या होगा? क्या लगता है आप लोग कि मध्य का बिंदु कौन सा होगा 0 100 के बीच का? 50। हाँ, तो जो 50 है ना, इसे कुछ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। डाटा निकले और उसका मध्यमान हो, मतलब कि बीच में हो, बहुत ऊपर नीचे ना हो। लेकिन डेविएशन तब होता है जब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, तो उसको डेविएशन कहने लगते हैं, ठीक है। इन दोनों, आपको एक समस्या है क्या इन दोनों चीजों को समझने में? तो मतलब जो आपको सारणी में बहुत उतार चढ़ाव दिखे तो उसको डेविएशन कहते हैं कि भाई ये सकारात्मक। जैसे कि आप लोग स्टॉक मार्केट देखते होंगे, जो लोग पैसा लगाते हैं, जो नहीं भी लगाते हैं, देखते होंगे ना कि ऊपर नीचे होता रहता है। तो डेविएशन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी किसी डाटा के बीच का जो पॉइंट होता है ना, वो सेंट्रल टेंडेंसी में आता है। अब देखिए, अब देखिए पॉपुलेशन और सैंपल को आप समझना है आपको कि देखिए क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें क्या होता है कि ज्यादा होता है, क्या पतीले का चावल समझ लीजिए। और सैंपल क्या होता है, ज्यादा से कम की ओर। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि चावल पका है कि नहीं, हमको चेक करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? दो चावल निकाल के चेक करते हैं, पूरे चावल हाथ में लेके गिरा के फिर चेक करते हैं कि चावल पका है कि कच्चा है? ये बताइए आप लोग कैसे चावल चेक करते हैं? थोड़ा एक लेके चावल निकाल के। तो ये होता है कि आप एक सैंपल, एक प्रॉब्लम, मतलब अधिक से कम लेना। ये सैंपल जो कम है वो सैंपल है आप लोगों के लिए, और जो अधिक है वो पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा की बात करता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जो पॉपुलेशन में से हम सैंपल लेते हैं, कि हम ऐसे कभी हम लोग सैंपल से पॉपुलेशन को निर्धारित कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए क्या लगता है? कर सकते हैं।
क्योंकि पूरे पॉपुलेशन को तो ऑब्जर्व करना कठिन है ना। हाँ, लेकिन हमको लगता है कि ये जो है ना, ये पूर्णतः क्वांटिटेटिव में ही रहेगा, क्वालिटेटिव नहीं है वो। इसलिए हम लोग यहाँ शब्द होता है स्टैटिक्स। यहाँ पे भी नंबर्स का खेल है सैंपल में। ठीक है। हम अनुमान लगाते हैं ना पूरा चावल पका होगा। ये तो नहीं अनुमान लगाते नीचे चावल जला जल के एकदम काला हुआ है, ये तो हम लोग ही अनुमान लगा पाते हैं। तो ये जो है वो अधिक से अधिक सांख्यिकी की मतलब क्या स्टैटिक्स होता है, इसमें क्या संख्याओं पे अधिक होता है, ये क्वांटिटेटिव डाटा होता है। पॉपुलेशन में कह सकते हैं तथाकथित क्वालिटेटिव, पर ये भी उचित नहीं है बहुत। ठीक है। तो सबका देखते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। सैंपल पॉपुलेशन एक बड़ा समूह, सैंपल उसका एक हिस्सा। ठीक। क्यों याद करने प्रश्न आगे पीछे होते रहते हैं, तो आपको प्रश्न जो है आप टैकल कर जाएं। आगे हम लोग वेरिएबल की बात कर चुके हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है बताइए। पूजा हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, हम्म। और मतलब उसका ये होता है कि उसका खुद का वजूद होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। आप हम्म। एग्जांपल दिए थे शायद चाय की। हाँ। अ, हाँ कि मतलब कि चाय पीने से नींद नहीं आती है। हम्म। नहीं, ये भरत सर एग्जांपल दिए थे, चाय हम्म। पीने से नींद नहीं आती है। तो यहाँ क्या है, चाय जो है स्वतंत्र है, लेकिन नींद जो है वो डिपेंडेंट है चाय पे, ऐसा। हम्म। तो देखो नींद वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरी। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या है कि मुख्यतः इंडिपेंडेंट वो है जो आपके हाथ में ना हो, डिपेंडेंट वो है जो आपके हाथ में हो। ठीक है। अब उसमें रिसर्चर के पास कंट्रोल ये होता है ना कि जैसे इन्होंने चाय का एग्जांपल दिया, वैसे ही आप पानी का सुन लीजिए कि भाई पानी अधिक पीने से नहीं, उससे आसान की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग सोचते हैं कि H2SO4 और HCl मिलाने से ये हो सकता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा H2SO4 और वो है। इंडिपेंडेंट क्या है, कुछ नया बन जाना है, कुछ अलग हो जाना। मतलब एक वेरिएबल है जो हमारे कंट्रोल में होता है। इंडिपेंडेंट वो तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। जैसे एक आपको बताऊं पहले, एक बार एक्सटेर्नस समझिए। एक्सटेर्नस वेरिएबल क्या होता है, मतलब कंट्रोल नहीं होता भाई, ये आपकी जो स्टडी वैलिडिटी है इसको खराब कर सकता है। मतलब ये आके प्रभावित तो करेगा, पर जरूरी नहीं कि ये वेरिएबल जो हो आपके लिए अच्छा ही हो, नुकसान भी कर सकता है। और ये कंट्रोल किसी कंट्रोल नहीं होता है। मतलब डिपेंडेंट तो कम से कम कंट्रोल में होता है, इंडिपेंडेंट आपके कंट्रोल में नहीं होता है। नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट आपके कंट्रोल में होगा। ठीक है। और जो डिपेंडेंट होता है वो कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है। ये पूरा तुमने आगे पीछे कर दिया गलती से। ठीक है। जो इंडिपेंडेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र चर होता है। ठीक है। स्वतंत्र चर क्या होता है, जब हम स्वतंत्र चर के ऊपर कुछ काम करेंगे तभी तो जो डिपेंडेंट है उससे तब तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि जैसे हमने चाय पीने की बात की, इंडिपेंडेंट क्या है कि हम चाय पीते हैं, और उस चाय पे क्या डिपेंडेंट है, आपकी नींद। ठीक है। तो क्या इंडिपेंडेंट हम भी तो वेरिएबल्स। यही बताए हैं, हम तो नहीं, यही बताए ना। नहीं तो उल्टा होता है। नहीं, हम बोले जैसे नींद है तो नींद क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया किस पे, चाय अच्छा पे। हाँ, तुमने वो सही बताया था, शायद वो गलत परिभाषा हम पता है, उस चक्कर में फ्लो में हम समझ नहीं पाए। ठीक है। उदाहरण तुमने सही बताया था, शायद वो तुमने गलत बताया, जैसे मतलब अर्थ क्या है इसका। तुमने डिपेंडेंट हाथ में होता है, डिपेंडेंट हाथ में, डिपेंडेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट आपके हाथ में होता है। याद रखिए, इंडिपेंडेंट आपसे कंट्रोल होता है। इंडिपेंडेंट मतलब आप कितना भी चाय पी सकते हैं, कितना भी नहीं पी सकते हैं, ये मात्रा आपके ऊपर निर्भर है। तो नींद भाई उस पर डिपेंड है कि आप कितना पीते हैं, क्या नहीं पीते हैं। तो इंडिपेंडेंट वो है जो आपके कंट्रोल में होता है। इंडिपेंडेंट जब कंट्रोल के इंडिपेंडेंट वो है जब कंट्रोल में होता है। डिपेंडेंट उस इंडिपेंडेंट से प्रभावित होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, उसका इफेक्ट उस पर पड़ता है। ठीक है। मतलब कि जैसे आप समझ लीजिए, आप लोग हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बात करूं मैं, कि आप अभी जितना अधिक पढ़ेंगे वो आपके हाथ में है कि नहीं। जो रिजल्ट आएगा, कितना नंबर जो रिजल्ट होगा आपका इफेक्ट होगा उसको, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब आपकी पढ़ाई के ऊपर निर्भर करता है कहीं ना कहीं। इसको आप मानते हैं कि नहीं। मानना ही पड़ेगा, मैंने कह दिया है तो। मतलब आप अभी जो पढ़ेंगे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब स्वतंत्र चर है कि आपके ऊपर आप कितना पढ़ते हैं। 6 घंटे पढ़ते हैं कि 1 घंटे पढ़ते हैं, कि सोते रहते हैं कि 10 घंटे पढ़ते हैं। आप जो 10 घंटे पढ़ेंगे उनका तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा ही आएगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट पड़ेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ेगा, जो निर्भर है इसके ऊपर कि आप तैयारी कितनी करते हैं। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट की जो तैयारी होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होती है। ठीक है। तो लेकिन जब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बीच में कुछ एक नया आ जाए, ठीक है, जैसे कि
मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक्सटर्नस का लिया था कि पौधा, खाद, सूर्य किरण, ठीक है? मान लीजिए कि हमने पौधा लगाया, आपको पता हो कि पौधा जो सूर्य से जब रोशनी पाता है उसके बाद ये विकसित होता है, ठीक है? तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पौधा है, ठीक है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पौधा है, ठीक है? कैसे विकास करता है ये? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सूर्य है, ठीक है? मतलब इसका जो है क्या इफेक्ट पड़ता है उस पे सोचिए। आप अभी एक्सटर्नस समझिए। एक्सटर्नस क्या होता है? एक्सटर्नस ये होता है कि बीच में खाद कितना इसको मिलती है, वो उपजाऊ कितना है आसपास की भूमि, ये इफेक्ट करते हैं आपके रिसर्च को, ठीक है? मैं जैसे सूर्य चंद्रमा छोड़िए, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी के लिए आप समझिए कि मान लीजिए कि हम दो ए और बी जो है रसायनों पे शोध कर रहे हैं, ठीक है? हम इन दोनों पे शोध कर रहे हैं। हमारे लिए जो हमको प्रोडक्ट लाना है सी, ठीक है? तो ए और बी जो है ना हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब ये कि हम ए कितना मिलाते हैं, कितनी मात्रा में, बी कितनी मात्रा में, तो हमारे हाथ में है। उससे जो बनना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर आप चाय में, आपका चाय है, नहीं ये आपका दूध है, ये चीनी चाय पत्ती है, और ये आपका प्रोडक्ट चाय है, ठीक है? तब आप अगर दूध में चीनी चाय पत्ती भर के डाल देंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है उस हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि चाहे दूध कितना डालना है, चाय पत्ती है और चाय कितनी है, तो आपके हाथ में है, ठीक है? तो जब ये आपके हाथ में है कि भाई कितना डालना है, तो उसका प्रभाव तो डिपेंडेंट है कि भाई अब चाय कैसी होगी, मीठी होगी, कड़वी होगी कि नहीं। आपको पता नहीं होता क्या कैसे चाय बनने वाली है, आपको पता ही होता है। अगर मान लीजिए गलती से कुछ ऐसा हो जाए कि आप सोचे ना हो, मतलब आपने तो चाय पत्ती अधिक डाल दी भर के, लेकिन क्या हुआ ना कि चाय पत्ती आप डाले हैं अधिक मात्रा में, उससे क्या हो गया यहाँ पे नुकसान कि जो चाय पत्ती आपने अभी डाली है, ठीक है, चाय पत्ती में कुछ कमी हो जाए। कमी कैसी? मतलब चाय पत्ती उस स्तर की ना हो, अच्छी ना हो, चीनी के अंदर वो मीठापन ना हो, तो ये जो अचानक से कुछ अलग आया जो आपका स्वाद बदले या आपका चेंज हो जाए, उसको एक्सटर्नस कहते हैं। मतलब जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? आपने दूध लाया, उसमें पानी की मात्रा थी, आपको पता नहीं, आपने बनाया, फिर कहेंगे चाय अच्छी नहीं लग रही। तो जो अंदर का है आपके हाथ में जो नहीं, एक्सटर्नस है, लेकिन जो आपके हाथ में है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिससे जो इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग लास्ट यही पढ़ेंगे। बार इसको फिर से मैं समझाता हूँ, ठीक है? एक अंतिम बार आपको समझा देता हूँ, इससे आप लोग भूले ना चीजों को, ठीक है? मैं देखिए 3 चीजों की बात कर रहा हूँ। 3 चीजें क्या क्या हैं देखिए। 3 चीजें ये हैं कि एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या है? जो हमारे हाथ में होता है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है? कंट्रोल मतलब क्या है? कंट्रोल मतलब ये है कि इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, और इस पर जो आश्रित हो वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर, ठीक है? आश्रित ऐसे है कि जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया, वैसे ही कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं अगर आप, तो हाँ, जैसे आप लोगों को जो है हॉस्टल में आप लोग की शिकायत ये रहती है खाने में तेल बहुत है, मसाला बहुत है, ये सब है, वो सब है। तो आप लोग मुझको इससे जवाब दीजिए कि जो मसाला और तेल डालते टाइम वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल था? कोई बताए? ये मसाला तुम डाल तो क्या था, इंडिपेंडेंट था कि डिपेंडेंट था? इंडिपेंडेंट। हाँ, वो स्वतंत्र था ना कि हम कितना मसाला डाल सकते हैं, कितना तेल डाल सकते हैं। लेकिन डालने के बाद हमको पता होता है कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है? मसाला अधिक है, मर्चा देखो तीखा होने वाली है सब्जी आपकी, ये डिपेंडेंट है ना कि मर्चा आप कितना डाल रहे हैं। ऐसा ही नहीं आप मर्च वही डालें तब भी तीखा लग रहा है, आपका सो ही नहीं सकता। तो आपके जो हाथ में जो चर, वो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो उस पर आश्रित है, उसको डिपेंडेंट या आश्रित वेरिएबल कहते हैं। मतलब आपने मसाला बढ़ा दिया तो ये डिपेंडेंट में मसाला बढ़ गया, आपने मिर्चा बढ़ाया, डिपेंडेंट जो है वो सब्जी आपकी तीखी हो गई। लेकिन इसमें क्या हुआ, अचानक से आपने 10 मर्चा काट के डाल दिया, मर्चा ही तीखा नहीं है। अब क्या होगा? अब आपका परिणाम बदल गया, आप तीखी सब्जी खाना था, आप मीठी सब्जी खा रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी? गलती आपकी नहीं है, आपने तो इंडिपेंडेंट आपके हाथ है तो आपने किया। यहाँ गलती किसकी है? यहाँ गलती आती है बीच में जो एक्सटर्नस वेरिएबल होता है। एक्सटर्नस जो तीसरा एक्सटर्नस मतलब बाहरी ऐसा चर आ जाए, बाह्य चर जिसे कहते हैं, जो आपके हाथ में ना हो पर आपका जो रिजल्ट आने वाला है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको प्रभावित करे, उसको एक्सटर्नस कहते हैं।
तो आप लोग समझ गए कि नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल, समझे कि नहीं आप लोग? तो पूजा हमको समझ बता, गए। पूजा हमको एक बार बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कैसे बोले, वो स्वतंत्र होता है अपने आप में, और और जो हमारे कंट्रोल में होता है, रिसर्चर्स के कंट्रोल में होता है। हमारे ही कंट्रोल, हाँ, रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। और डिपेंडेंट होता है वो इंडिपेंडेंट पे मतलब आश्रित डिपेंड होता है। रहता है। जैसे हाँ, जैसे ठंडी और स्वेटर का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हाँ, ठंडी है वो इंडिपेंडेंट है, वो तो आनी ही है वो। लेकिन जो हमारा स्वेटर है वो डिपेंडेंट है ठंडी पे, कि जितनी ठंडी होगी उतना ही हम स्वेटर उस तरीके से पहनेंगे। हम्म, उदाहरण के लिए अच्छा है, पर अभी हम क्या किए कि हम लोग रिसर्च के आसपास रहते हैं ना, मतलब शोध पे सोचेंगे, शोध वाला थोड़ा और आसान लगेगा हम लोग को ना। मतलब शोध पे आप सोचिए, मतलब ऐसे आप जैसे आपने ठंडी का उदाहरण दिया ना, वैसे हम लोग बात कर सकते हैं पहनावे की। ठीक है, पहनावे का मतलब शोध कैसा होगा, मतलब कि इंडिपेंडेंट ये है, ठंडी कितनी है ये देखिए हम लोग के लिए एक्सटेनस है। एक्सटेनस क्यों है? तो ठंडी हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, कंट्रोल तो ईश्वर के कंट्रोल में है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ये है, हमारे हाथ में है कि बाहर हम, पूजा जी टोपी लगा के जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर बीमार होंगे कि नहीं, ये डिपेंड क्या करता है कि हम टोपी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका पहनावा है, ठंडी में आपका कपड़ा है। ठीक है, आप क्या क्या पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी। समझी पूजा? कि इंडिपेंडेंट यहाँ क्या काम है? इंडिपेंडेंट वो है जो आपके पूर्णतः कंट्रोल में हो, रिसर्चर्स के, एक मानव सामान्य के पूरे कंट्रोल में हो। ठंडी तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, हमारे कंट्रोल में कपड़ा पहनना है, तो हम क्या क्या पहनते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। वो आश्रित रहेगा कि हमारी तबीयत कैसी रहनी है, अच्छी कि खराब। अच्छा मान लीजिए हम पहन ओढ़ के निकले, लेकिन क्या हुआ ना कि रास्ते में क्या हुआ कि ठंडी इतनी खूब हवाएं चलने की कि भाई जितना पहने उससे ज्यादा, भाई अब क्या हुआ, अचानक से बर्फ गिरने लगी, हम लोग जा रहे थे जाने लगे लाइब्रेरी, अचानक से बर्फ गिरने लगी। तो ये एक्सटर्नस है, मतलब कुछ अलग आ गया उसमें, और आपको जो डिपेंडेंट है उसको उसने प्रभावित किया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वो है चर जो आपके हाथ में हो, स्वतंत्र हो, आप उसकी मात्रा कम ज्यादा कर सके। डिपेंडेंट वो है जो इंडिपेंडेंट पर आश्रित हो, मतलब उसका जो परिणाम डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि इंडिपेंडेंट में आप क्या उतार चढ़ाव करते हैं। और एक्सटर्नल वेरिएबल वो है जो अचानक से बाहर से आता है और वो डिपेंडेंट को प्रभावित करता है। तो किसी को अब तक इसमें कोई समस्या? कौन अब तक नहीं समझा ये बताइए? अभिषेक जी को समझ में आया क्या है तीनों चीजें? हाँ, आ गया भैया। चिंता मत कीजिए, अगली कक्षा में हम जब शुरू करेंगे तो एक बार इस पे हम लोग इस पे बात कर लेंगे। ठीक है, इनमें एक बार फिर इसको हम लोग दोहरा लेंगे। थोड़ा कठिन है, पर आप लोग, मैं आप वादे के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग रोज एक बार रिवीजन करते रहेंगे आप समझ जाएंगे चीजों को, बहुत आसान है सब चीजें। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो अगर तो पूछ ले इससे। और हाँ, अभी के लिए आपका होमवर्क ये है ना, होमवर्क ये है कि आप ग्रुप में लिख के, मतलब अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं, चैटिंग से भी लिख सकते हैं, लिख के भेजिए। क्या भेजना है आपको? भेजना ये है कि क्या कहते हैं, मुझे आपको आप लोग मुझे एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल इस चीज का कि कोई परिस्थिति अपने मन से बना ली, जैसे मैंने बोला ना कि आप स्वेटर पहनते हैं, कोई निर्धारित करता है आपको सर्दी होगी, आपकी तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी, और जो अचानक से हो जाए तो एक्सटर्नल वेरिएबल है। आप लोग मुझे ग्रुप में लिख के मैसेज करें कि एक परिस्थिति मुझे नहीं, मुझे पर्सनल कर सकते हैं, एक परिस्थिति अपने आप कोई बनाए अपने मन में, जो भी आए, चाय कॉफी पानी ये सब जो भी आए बनाइए, आप मुझे ये समझाइए कि इसमें डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, और क्या कहते हैं, एक्सटर्नस क्या है। अगली कक्षा में हम लोग सबसे पहले आप लोगों से पूछेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं बताइए? बिल्कुल तैयार है। तो अभी आप लोग 10 मिनट का समय आपको, अभी कक्षा में जब बंद करूंगा, आप 10 मिनट 20 मिनट में जितना भी हो सके, आपके मन में जितने उदाहरण आते हो कि भाई क्या इंडिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट है, और क्या एक्सटर्नल हो सकता है, आप मन से बना के मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में भेज सकते हैं आप, जो टेलीग्राम पे उस पर भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न हो आज की कक्षा से? थोड़ा मुझे पता है, थोड़ा